नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं इस लेक्चर में जो कि एनएलपी प्री सपोजिशन के ऊपर है। एनएलपी प्री सपोजिशन का मतलब है कि एनएलपी से जुड़ी हुई पूर्व धारणाएं या मूलभूत सिद्धांत। एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक सैद्धांतिक अथवा साइंटिफिक प्रणाली है जो कि साइकोलॉजिस्ट के द्वारा डेवलप की गई, कई साइकोलॉजिस्ट की स्टडी करके और उनके द्वारा डेवलप की गए सिद्धांतों के ऊपर बेस्ड है। इसीलिए इसके भी कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं जो समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एनएलपी की पूर्व धारणा या मूलभूत सिद्धांत एनएलपी को सपोर्ट करने का काम करते हैं, उसे एक बेस वर्क देने का काम करते हैं। एनएलपी का पहला जो सिद्धांत है वो है कि नक्शा घर नहीं है, मतलब कि मैप इज़ नॉट द टेरिटरी। यह कहने का सिर्फ यह अर्थ है कि आप किसी घर के नक्शे को लेकर के और उस पर सो नहीं सकते, लेट नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते कि आप ऐसा कहो कि ये मेरे घर के नक्शे का बेडरूम है, मैं यहाँ सो जाऊँ, और ये मेरा किचन है, मैं यहाँ पे खाना बना लूँ। घर घर होता है और जब तक नक्शा घर में परिवर्तित नहीं होता तब तक आप उसमें वो सब काम नहीं कर सकते जो आप एक घर में कर सकते हैं। यहाँ इसको कहने का, इस मेटाफोर को यूज़ करने का सिर्फ इतना सा अर्थ है कि आपको यह समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो भी काम अभी कर रहे हैं या जो भी काम आप अभी प्रेजेंट में आप सोच रहे हैं वो सिर्फ आपकी सोच है, वो असलियत नहीं है। यदि आप फ्यूचर में किसी चीज़ के बारे में सोच करके घबरा रहे हैं कि भाई ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, तो वो सिर्फ आपकी सोच है, मतलब कि वो एक नक्शा है। और ये नक्शा आपके बिलीफ सिस्टम से, आपके अनुभवों से, आपकी लर्निंग से, आपकी पढ़ाई लिखाई से ये नक्शे बनते हैं, जो नक्शे हमारे तैयार होते जाते हैं आगे। लेकिन वह नक्शे हर समय सत्य होने ज़रूरी नहीं है। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी आपके दिमाग में अभी विचार आ रहा है या जो भी संभावनाएं आपके दिमाग में आ रही है वह सिर्फ एक नक्शा, और नक्शा घर से अलग हो सकता है। तो यदि आपका नक्शा कुछ और है और आप घर कुछ और बनाने जा रहे हैं तो वहाँ पे एक मिसमैच क्रिएट होता है। और अभी यही हो रहा है कि जब हम भविष्य की चिंता करते हैं तो हमारा नक्शा कुछ और है और असलियत कुछ और है, लेकिन हम सिर्फ उसका ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा नक्शा बना करके उसके बारे में सोचते हैं, जो हमें दुखी करने का काम करता है। तो यह पहली चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि नक्शा घर नहीं है। तो आपके एक्सपीरियंसेस को, अनुभवों को आप अपनी जगह पे रखें और जो असलियत में हो रहा है उसे अपनी जगह पे रखें और जो होने वाला है उसे अपनी जगह पे रखें, उसे ही सत्य मान करके ना चले। यह पहला इसका प्रीसपोजिशन है। दूसरा सिद्धांत जो है वो ये है कि मन यानी कि मस्तिष्क और शरीर एक ही प्रणाली का हिस्सा है। पहले ये माना जाता है कि मन जो है वो पारलौकिक है, वो शरीर से परे है, वो शरीर से ऊपर कहीं पे है ना। या तो कई लोग उसे दिल में कहते थे, कई लोग उसे दिमाग अलग कर दिया लोगों ने, दिल अलग कर दिया, फिर मन अलग कर दिया। तो मन एक मस्तिष्क का ही, आपके ब्रेन का ही पार्ट है जिसे मिड ब्रेन कहा जाता है, जो कि बहुत ही बारीकाई से काम करता है। जितने भी आप एनवायरनमेंट से चीज़ें रिसीव कर रहे हैं उन चीज़ों को रिसीव करना, उनको एनालाइज करना और फिर उनको आगे जाकर के मीनिंग देने का काम जो है वो आपका मन करता है। और मन आपके अंदर ही है। जब आप सो जाते हैं तब आपका मन काम नहीं करता है, यह आपको पता है। आप सो जाते हैं तब आपका मन कोई कार्यरत नहीं है, तब आपको विचार नहीं आते हैं। यदि आपको बेहोश कर दिया जाए तो आपको विचार नहीं आते। यदि मन और शरीर अलग चीज़ें होती तो आपके शरीर को यदि बेहोश कर दिया जाए तो मन फिर भी चलता रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दिमाग काम करता है, हम सो जाते हैं, और सपने देने का काम करता है। अगेन वो मन से रिलेटेड नहीं है। तो मन जो है वो आपका मोर और लेस कॉशियस या अनकॉन्शियस माइंड है जो कंटिन्यूसली कार्यरत रहता है। तो समझिए कि मन और शरीर एक ही प्रणाली का हिस्सा है, वह कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है। यदि शरीर है तो मन का अस्तित्व है, यदि मन है तो शरीर का अस्तित्व है। तीसरी बात जो एनएलपी में सिद्धांतों में आती है वो यह है कि हर अनुभव का एक ढांचा होता है या एक संरचना होती है। अब आप कहेंगे कि अनुभव की संरचना कैसे होगी? यही हम लोग एनएलपी में सीखते हैं कि एनएलपी में आप जब भी कोई चीज़ को देखते हैं और उसका इवेंट क्रिएट करते हैं तो आप विजुअल, मतलब कि देख करके, आवाज़ें सुन करके, महसूस करके और स्वाद लेकर के या सूंघ करके चीज़ों को एक आप ढांचा देने का काम करते हैं। और हर अनुभव, जो भी आपको अच्छा अनुभव हुआ है या बुरा अनुभव हुआ है, उसमें यह तीन चीज़ें तो मुख्य रूप से होंगी ही होंगी कि जिसमें आपको क्या दिख रहा है,
क्या सुनाई दे रहा है और आप क्या महसूस कर पा रहे हैं। यह 3 चीज़ों को मिला कर के ही आपका अनुभव, और इसीलिए यदि एक अनुभव को आप बारीकाई से देखने जाएं और यदि उसमें से यह 3 चीज़ दिखा दें कि जब मुझे ये अनुभव हो रहा है अच्छा या बुरा, तब मुझे क्या दिख रहा है, मुझे क्या सुनाई दे रहा है और मुझे क्या महसूस हो रहा है। यदि आप इन 3 चीज़ों को अलग कर देंगे उसमें से, तो आपका अनुभव जो है वो अपने आप में एक उसका ढांचा तैयार हो जाएगा। और यदि उसका ढांचा है तो उसको ढांचे को बदल भी सकते हैं, और यही चीज़ हम NLP में करते भी हैं और सिखाते भी हैं कि किस तरह से अपने अनुभव के ढांचे को बदलने से उस अनुभव के साथ अटैच्ड, उस अनुभव के साथ होने वाली जो दूसरी आपकी मानसिक प्रक्रिया है वह भी बदल सकती हैं। इसके बाद का सिद्धांत यह कहता है कि यदि कोई एक व्यक्ति कोई कार्य कर सकता है तो कोई भी इस कार्य को करना सीख सकता है। इफ़ 1 person कैन डू इट, एनीवन कैन लर्न टू डू इट। इसके कहने का बहुत ही सिंपल मीनिंग ये है कि यदि कोई एक कार्य आप ये मानते हैं कि मैं नहीं कर सकता, या ये मुझसे नहीं होगा, या मेरी परिस्थितियाँ मुझे परमिशन नहीं देती है, या मेरे पास पैसा नहीं है, या मेरे पास चीज़ें नहीं हैं, या मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, आप स्टॉपर वाली थिंकिंग में आ गए हो, आप कांट वाली थिंकिंग में आ गए हो, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि इस गिवन टाइम पे जो काम आप करने का सोच रहे हैं वह काम किसी ना किसी व्यक्ति ने कहीं ना कहीं अपने जीवन में किया है। और यदि उस व्यक्ति ने किया है, आप सिर्फ उस व्यक्ति को ढूंढ लीजिए और ये पता कर लीजिए कि वह क्या सोच रहा था उस समय जब वो काम कर रहा था, और उस सोच को यदि आप अपने अंदर डाल सकते हैं तो आप भी उस कार्य को करना सीख सकते हैं। तो यदि कोई एक व्यक्ति कोई कार्य कर सकता है तो कोई भी इस कार्य को करना सीख सकता है। यह एक बहुत मूलभूत सिद्धांत है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से संबंधित। इसके बाद का सिद्धांत तो बहुत ही बढ़िया है कि लोगों के पास जो भी संसाधन है उन्हें चाहिए वो हमेशा उपलब्ध होते हैं। रिसोर्सेज की कमी नहीं है, रिसोर्सफुलनेस की कमी है। हमारे पास आज आपको जो भी चीज़ सीखनी है, आप नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास वातावरण नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास नॉलेज नहीं है, मेरे पास स्किल नहीं है, मेरे पास उसको सीखने की टाइम नहीं है मेरे पास, या मैंने ये चीज़ नहीं सीखी है। तो आप समझिए कि आज के समय में ये बोलना मूर्खाई भरा चीज़ होती है जब आप ऐसा बोलो कि मेरे पास कुछ चीज़ सीखने का टाइम नहीं है या मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं इस स्किल को डेवलप कर सकूं। क्योंकि आज की तारीख में यदि आप कोई भी स्किल को आप बढ़ाना चाहते हैं तो YouTube या Google, ये 2 ऐसी पावरफुल चीज़ें हैं जहाँ पे दुनिया भर की चीज़ें मिलती हैं। यदि मेरे जैसा बंदा जो कि एक प्रोफेसर है, जो कि एक पढ़ाकू बंदा है, वो खाना बनाना सीख सकता है और खाना बना करके अपने घर वालों को प्रेम से खिला सकता है, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो समझिए कि सिर्फ यह आपके दिमाग की सोच है जो आपको रोक के रखी हुई है और कोई चीज़ आपको रोकती नहीं है। तो लोगों के पास जो भी संसाधन होने चाहिए वो है, आपको सिर्फ वो देखना है कि मैं ये संसाधन कहाँ पड़ा है और किस तरह से मैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकता हूँ। बस इसको कैसे करना है वही हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में सिखाते हैं। सब लोग दुनिया को अपनी ही समझ से समझते हैं, ये तो हमें सबको ज्ञात है कि पीपल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द मैप ऑफ देयर। हम कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि इसीलिए कहा गया है कि यदि कोई एक प्रक्रिया हो रही है या कोई एक इवेंट हो रही है और उस इवेंट को आप अपने तरीके से देखेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति उसे अपने तरीके से देखेगा, कोई तीसरा व्यक्ति उसे अपनी तरीके से देखेगा। हर व्यक्ति उस पर्टिकुलर घटना को अपनी अपनी तरफ से देख करके और उसका फिर एनालिसिस करता है। तो ये आपको भी समझना ज़रूरी है कि यदि कोई लोग आपके ऊपर कुछ कमेंट कर रहे हैं तो वो अपने नज़रिए से उसको देख रहे हैं और आपका नज़रिया उस चीज़ को देखने का कुछ अलग हो सकता है। ठीक है, तो इस नज़रिए को समझने की कोशिश करें और ये ध्यान में रखें कि जब भी लोग आपके साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो अपने नज़रिए से, अपनी समझ से रिएक्ट कर रहे हैं। तो उसके सामने आपको कैसा रिएक्शन देना है ये आपके ऊपर बेस्ड होता है। संवाद ना हो ये हो ही नहीं सकता। ये बहुत कमाल की चीज़ है, ये बहुत कमाल का सिद्धांत है जो कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से संबंधित है। कहीं भी यदि वाचा से नहीं तो शरीर से, शरीर से नहीं तो हाव भाव से, लेकिन रिएक्शन तो होता ही है।
कम्युनिकेशन ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं। यदि आप किसी को ऐसा बोलो कि मैंने उस बंदे को 10 बार बोला लेकिन वो ये काम नहीं कर रहा है, मैंने उसे 10 बार बोला लेकिन वो यूँ नहीं कर रहा है, तो आपके बोलने का तरीका बदलिए। यदि आप उससे भीख मांग रहे हैं तो वो काम नहीं करेगा। नॉर्मली देखा जाता है कि कई बार ऐसा होता है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर होते हैं, वो पैसे ले लेते हैं, चले जाते हैं, फिर कार्य नहीं करने आते हैं। या फिर सर्विस वाले लोग होते हैं जो हमारे टीवी सर्विस के लिए आते हैं, मशीन सर्विस के लिए आते हैं, उनको 10 बार फ़ोन करेंगे तब वो आएंगे। तो कहीं ना कहीं संवाद में एक गैपेज है, कहीं ना कहीं संवाद में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिससे आपको लग रहा है कि आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि पिछली बार जब आपने उसके साथ संवाद किया था तो वो संवाद इतना फ्रूटफुल ना रहा हो और इसीलिए आपको ऐसा लगा हो कि संवाद नहीं हो रहा है। आदमी बोल करके रिएक्ट नहीं करेगा तो हाव भाव से करेगा, कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी तरीके से, उसकी फिजियोलॉजी से कहीं ना कहीं से वह रिएक्शन ज़रूर देगा। यह हो ही नहीं सकता कि बंदा रिएक्शन ना दे। जैसे कि यदि आप अपने घर पे किसी दिन लेट जाते हैं और आपकी पत्नी गुस्सा हो जाती है, तो आपकी पत्नी आपको ऐसा कहती है कि आज मैं आपसे बात नहीं करूंगी, लेकिन वो बैठी रहेगी। फिर आप अपने काम में लग जाएंगे, आप टीवी देखेंगे तो वो चैनल चेंज कर देगी, आप बैठे होंगे तो वो आवाज़ करने लगेगी, आप अगर मोबाइल पे बात करोगे तो वो कोनी मारने लगेगी, और कुछ नहीं करेगी तो मुंह पे अपने भाव भाव बदल करके बैठ जाएगी। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा इसी तरीके से रिएक्ट करे कि बोल करके। वह बंदा अपने हाव भाव से, अपनी शारीरिक पोजीशन से, अपने पोस्चर से, अपने बर्ताव से, अपने हाथों की मूवमेंट से, अपनी श्वास की मूवमेंट से भी आपको एक इंडिकेशन दे सकता है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि संवाद ना हो। आप बस स्टैंड पे खड़े हैं और दो लोग पीछे बात कर रहे हैं, भले ही आपके बारे में बात नहीं भी कर रहे हो, तो भी आप खड़े होकर के उनकी बात सुनेंगे, और यदि उसमें एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को जोक सुनाया है तो आपको हंसी आ जाएगी, भले ही आप अंदर ही अंदर हंसे, बाहर ना हंसे, लेकिन वहाँ पे भी एक संवाद हुआ है। तो संवाद होता है और ये बिल्कुल 100% श्योर सी चीज़ है, नहीं होना पॉसिबल ही नहीं है। इसी में आगे बढ़ते हैं कि प्रतिक्रिया ही किसी भी संवाद का अर्थ होता है। ये समझना ज़रूरी है कि किसी भी संवाद का जो मीनिंग होता है वो उसकी प्रतिक्रिया क्या मिल रही है उसमें रहा जाता है। मैंने जैसे पहले आपको बताया कि अगर कोई व्यक्ति आपके किसी बात की प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, यदि वह उसका रिएक्शन नहीं दे रहा है, तो उसका मतलब है कि अभी वो संवाद उतना अर्थपूर्ण नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। इसीलिए यदि आप संवाद को थोड़ा अर्थपूर्ण कर दें, थोड़ा संवाद को आप प्रतिक्रिया में डाल करके थोड़ा उसका रिएक्शन क्या है उसे नोट करने की कोशिश करें, तो आपको समझ में आएगा कि क्या रिएक्शन एक्चुअली आपको मिला है। आप किसी व्यक्ति को, कहीं कोई खड़ा है, बस में आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, और एक बंदा पास में खड़ा है और आपने उस बंदे को बोला कि मुझे थोड़ी जगह दीजिए, ठीक है, और वो बंदा नहीं हिला, उसका मतलब है कि उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन उसने प्रतिक्रिया दी है, शायद आपके बोलने का तरीका कुछ अलग हो तो वो बोल करके प्रतिक्रिया नहीं देता है, लेकिन वह बिना बोले भी अपने शरीर से प्रतिक्रिया दे सकता है। यदि उसे हिलना होगा तो वो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा, यदि उसे नहीं हिलना होगा तो वो और कड़क होकर के खड़ा हो जाएगा। यदि वह वहाँ कंफर्टेबल खड़ा है और आगे जगह नहीं है तो आपको ऐसे देखेगा जैसे आप क्या बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हैं। तो नज़र से, मुंह से, पोस्चर से किसी ना किसी तरीके से प्रतिक्रिया ज़रूर मिलती है, और प्रतिक्रिया वही है जो संवाद का अर्थ होता है। आप आपके बच्चे को चिल्ला रहे हो कि बेटा पढ़ने बैठ जा, पढ़ने बैठ जा, पढ़ने बैठ जा, वो पढ़ने नहीं बैठ रहा है, तो कोई कारण है कि यह प्रतिक्रिया मिल रही है। अब आपको उससे दूसरे तरीके से यदि आप उसे अप्रोच करें और बोले, आप चिल्ला के बोल रहे हैं तो प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, मतलब कि चिल्लाना वहाँ पे काम नहीं करेगा। तो आप चिल्ला चिल्ला के अपनी आवाज़, अपना मूड क्यों ख़राब करते हैं? तो आप बच्चे को धीरे से दूसरे किसी तरीके से कहिए कि बेटा तुम इतने समझदार हो, तुम क्लास में फर्स्ट आते हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे मेंटेन करके रखो, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यदि तुम 1 घंटा भी समय निकाल करके अपने दिन भर में से पढ़ लोगे तो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा और तुम अपनी उस पोजीशन को मेंटेन कर सकोगे जिससे सारी टीचर्स तुम्हें इतना रिस्पेक्ट देती है और इतना प्यार देती है। जब आपने ये कहने का अर्थ बदल दिया तो प्रतिक्रिया जो उसकी आई, वो उसका मतलब ये है कि आपका संवाद जो है वो सार्थक हो गया। इसके बाद का जो वो है सिद्धांत है, वो है हर व्यवहार के औचित्य में कोई ना कोई सकारात्मक इरादा होता है। जो भी व्यवहार, जो भी बिहेवियर, जो भी व्यक्ति कर रहा है या आप कर रहे हैं,
चाहते हुए या ना चाहते हुए, उसके पीछे कुछ ना कुछ सकारात्मक इरादा होता ही है। यदि आप ऐसा कहते हैं कि मुझे ना चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़ा, तो वह झूठ बोलने के पीछे आपने झूठ किस कारण से बोला, किस चीज़ को बचाने के लिए आपने झूठ बोला। इसीलिए यदि आपने झूठ भी बोला है तो उसके पीछे एक सकारात्मक हकारात्मक इरादा है, एक पॉजिटिव इरादा है, पॉजिटिव इंटेंशन है। तो एवरी बिहेवियर हैज़ अ पॉजिटिव इंटेंशन। लोगों के बिहेवियर्स के पीछे के यह पॉजिटिव इंटेंशन ढूंढना शुरू करें, 50% आपका जो लोगों के ऊपर रोष आता है वो खत्म हो जाएगा। तो यह नेक्स्ट सिद्धांत है जो कि बहुत ज़रूरी सिद्धांत है। इसके बाद का सिद्धांत जो है वो यह कहता है कि यदि एक तरीका काम ना कर रहा हो तो अपना दृष्टिकोण या तरीका बदलकर कुछ और तरीका लगाएं। अपना दृष्टिकोण या अपनी थिंकिंग या अपना जो रिसर्च है उसे चेंज कीजिए और कुछ और लगाइए। इफ़ व्हाट यू आर डूइंग डजंट वर्क, ट्राई समथिंग डिफरेंट। मतलब कि ऐसा हो ही नहीं सकती है कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना कर सके। दुनिया में लाखों बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल आर देयर, और इस समय आपकी जो तकलीफ़ है उस तकलीफ़ से दुनिया के किसी कोने पर कोई ना कोई आदमी आपकी ही परिस्थिति में बैठा हुआ आपकी जो तकलीफ़ है उसी तकलीफ़ से जूझ रहा होगा, ठीक है। लेकिन यदि तरीका काम नहीं करता तो वो उसमें सफलता पा रहा होगा और आप ये सोच के बैठे कि अब मेरे पास कोई तरीका नहीं है ये काम करने का। अगर आप जब कहते हैं कि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, उसका मतलब है कितना ट्राई किया आपने? 100 चीज़ें ट्राई करी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। चलिए 100 छोड़ दीजिए, आपने 10 चीज़ें ट्राई करी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। 10 भी छोड़ दीजिए, आपने कितनी चीज़ें ट्राई करी कि जिससे आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएं? आपने अपना दृष्टिकोण बदल करके देखा, आपने अपना जो व्यू पॉइंट है वो बदल करके देखा। तो देखिए, यदि एक तरीके से काम नहीं होगा तो दूसरा कोई ना कोई तरीका होना ही चाहिए, बस आपके ढूंढने की देर है। वैकल्पिक विचारधारा होना निर्विकल्प होने से तो अच्छा ही होता है। ये नेक्स्ट हमारा सिद्धांत है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का। ऐसा बोल के बैठ जाना कि अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा, ठीक है। जब आप ऐसा कहते हैं कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा, उसका मतलब ये है कि आप मानसिक रूप से थक चुके हैं, लेकिन आप प्रॉब्लम संबंधित विचारधारा लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, जिसे हम लोग प्रॉब्लम ओरिएंटेड थिंकिंग कहते हैं, और सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग नहीं कर रहे हैं। आप प्रॉब्लम जो है उसको डिफाइन करने में इतना समय लगाते हैं कि प्रॉब्लम इतने में से इतनी आपको दिखने लगती है, लेकिन आप उसके सॉल्यूशन ओरिएंटेड, जब अगर मैं अपने स्क्रीन के सामने ये कपड़ा ऐसे करके लगा लूँगा तो मुझे क्या दिखेगा? मुझे कपड़ा ही दिखेगा, है ना, मुझे और कुछ नहीं दिखेगा। तो जब आप ये कपड़ा अपने आगे प्रॉब्लम को ऐसे लगा लेते हैं तो आपको सॉल्यूशन नहीं दिखता है। तो ये समझना आपके लिए ज़रूरी है कि आप प्रॉब्लम जो है उसे छोटा रखिए कि ठीक है ये प्रॉब्लम है, इसे एक तरफ रख दिया, अब मैं क्या क्या कर सकता हूँ। वो ज़्यादा अच्छा है ये सोचने के करते कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि अब मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, इसे अपने ही हिसाब से ठीक होने दे। जब आप उस परिस्थिति में भी अपने हिसाब से नहीं पहुँचे हैं, आपको पहुँचाया गया, आप अपने डिसीजन लेकर के पहुँचे हैं, तो वो प्रॉब्लम में से सॉल्यूशन भी आप अपने चॉइसेस से निकालेंगे। अपने आप कुछ नहीं होने वाला है, ये समझना। भगवान भी उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। ये एक बहुत कॉमन सेइंग है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो यहाँ ये समझिए कि वैकल्पिक विचारधारा आप रखेंगे तो भगवान भी आपकी मदद करेगा, क्योंकि आप विकल्प ढूंढ रहे हैं निकलने का। आप वैकल्प विहीन विचारधारा जब रखते हैं तो आपको उसमें से निकलने का चांस नहीं मिलता या आइडिया नहीं आता कोई भी। हम हमेशा उपलब्ध विकल्पों में से समयानुसार श्रेष्ठ विकल्प का ही चयन करते हैं। ये चीज़ भी समझनी बहुत ज़रूरी है कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई काम करने के लिए कोई विकल्प को चयन किया है तो उस समय उसे उपलब्ध वो बेस्ट विकल्प है। जब आपने शादी के लिए लड़का देखना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया, और आपको एक लड़का पसंद आया और आपने उससे शादी कर ली, और अब आप 5 साल बाद ऐसा कहते हैं कि अब मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने उस समय गलत डिसीजन लिया था, लेकिन उस डिसीजन आपने ले लिया। 5 साल आपको लगे ये डिसाइड करने में कि वो डिसीजन सही है या गलत है, और वो किसके बेस पे डिसाइड हुआ? आपके अनुभवों के बेस पे, आपके वर्तन के बेस पे, आपके उस व्यक्ति के साथ संबंध के बेस पे, आपके उस व्यक्ति के साथ जो वार्तालाप है उसके बेस पे। तो किस बेस पे आपने उस व्यक्ति का चयन किया था, और क्या उन वार्तालापों में आपने चेंज किया है? क्या उन संबंधों में बदलाव आया है? यदि आया है और उसके बाद ये तकलीफ हो रही है तो उसका मतलब ये है कि आपके वर्तन के कारण आपका डिसीजन आज गलत हो रहा है।
तो हमारे पास जो भी विकल्प होते हैं हम अपने समय, उस पर्टिकुलर समय के अनुसार उसका बेस्ट विकल्प ही आदमी चॉइस करता है, बस उसे जस्टिफाई करके। और जो चॉइस आपने किया था किस कारण से किया था, यदि आप उसे अपने दिमाग में रख सकते हैं तो आप आज की तारीख में भी उस विकल्प को बेस्ट, श्रेष्ठ में श्रेष्ठ बता सकते हैं। ठीक है, तो ये समझिएगा।